गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कार्बनिक रसायन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नामकरण का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में प्रति वर्ष इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यौगिकों की पहचान के लिए एक रूपता या समानता बनाए रखना है। जैसे यदि हमने कोई कार्बनिक पदार्थ खोजा है और उसका नामकरण स्थानीय स्तर पर कर दिया है और संपूर्ण विश्व में यदि किसी दूसरे देश ने भी वही पदार्थ खोजा है और उसका नामकरण अपने स्तर पर कर दिया है, तो ये दोनों पदार्थ देखने में अलग अलग रहेंगे किंतु वास्तव में ये दोनों एक ही रहेंगे। अतः इस प्रकार की कठिनाई से बचने के लिए खोजे गए पदार्थ का नाम या खोजे गए कार्बनिक पदार्थ का नाम आईयूपीएसी पद्धति के आधार पर किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि आईयूपीएसी पद्धति या आईयूपीएसी क्या है। आईयूपीएसी एक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में कार्बनिक पदार्थों के नामकरण के लिए कुछ नियम बनाती है और इसी के आधार पर यौगिकों का नामकरण किया जाता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री है। इस पद्धति के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जाता है, अर्थात इस पद्धति के अनुसार किसी कार्बनिक यौगिक के नाम में निम्न भाग होते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नाम का निर्माण निम्न भागों से होता है। निर्माण निम्न भागों से होता है। ये सारे भाग हम एक सरल से मैनोमिक्स पी डब्ल्यू पी एस विथ लोकेंट के लिए हिंदी में बोलते हैं स्थान निर्धारक अंक। स्थान निर्धारक अंक। यहां पर जो P लिखा है, P, इस P का अर्थ है प्रीफिक्स या पूर्वलंग। स्टूडेंट्स, इस सिस्टम के द्वारा नामकरण करना आसान है और जिस टेक्निक से मैं आपको यह आईयूपीएसी नामकरण बता रहा हूं उससे यह नामकरण और भी आसान हो जाता है। आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें जिससे आपको आईयूपीएसी सिस्टम पूरी तरह से समझ में आ जाए। यहां पर W बताता है वर्ड, रूट या शब्दमूल। इसके बाद पुनः P व्यक्त करता है प्राइमरी सफिक्स
या प्राथमिक अनुलग्न नाम के बाद लगाए जाते हैं, जबकि पूर्व लग्न नाम के पहले लगाए जाते हैं या शब्दमूल के पहले लगाए जाते हैं। एस कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न। एस कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न, और एल या लोकेंट यह स्थान निर्धारक अंक होता है। लोकेंट स्थान निर्धारक अंक होता है, जो कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, यदि क्वेश्चन आता है लोकेंट या स्थान निर्धारक अंक किसे कहते हैं, तब उसको हम निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापी का मतलब होता है जो वे समूह जो हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं और स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। ये सामान्यतः एल्किल मूलक या हैलोजन वगैरह होते हैं। प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी व क्रियात्मक समूह की स्थिति व्यक्त करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापी व क्रियात्मक समूह की स्थिति व्यक्त करने वाले अंकों को लोकेंट या स्थान निर्धारक अंक कहते हैं। लोकेंट या शॉर्ट में लिख दिया है, संक्षिप्त में लोकेंट या स्थान निर्धारक अंक कहते हैं। स्टूडेंट, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम इसी क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स और उसके पश्चात सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। अब इसके बाद हम प्रीफिक्स या पूर्व लग्न का अध्ययन करेंगे। प्रीफिक्स या पूर्व लग्न क्या होता है? प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब होता है लगाया जाना, अर्थात वे शब्द जो कार्बनिक यौगिकों के नाम के पहले लगाए जाते हैं प्रीफिक्स कहलाते हैं। प्रीफिक्स या पूर्व लग्न, इसकी परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। प्रीफिक्स या पूर्व लग्न क्या होते हैं? प्रीफिक्स वो शब्द होते हैं जिन्हें हम कार्बनिक यौगिकों के नाम के पहले, नाम से मतलब है शब्द मूल,
कार्बनिक यौगिकों के नाम में कार्बनिक यौगिकों के नाम में शब्द मूल के पहले लगाते हैं। शब्द मूल मतलब वर्ड रूट। कार्बनिक यौगिकों के नाम में शब्द मूल से पहले लगाते हैं। इनके साथ लोकेंट का यूज भी करते हैं। इनके साथ लोकेंट या स्थान निर्धारक अंक का प्रयोग भी किया जाता है जो इनकी स्थिति बताता है। लोकेंट या स्थान निर्धारक अंक का प्रयोग किया जाता है जो इनकी स्थिति बताता है। जैसे 2 क्लोरो, यह पूर्व लग्न है। 2 मैथाइल, यह पूर्व लग्न है। यह लोकेंट के साथ लिखे जाते हैं और शब्दमूल के पहले लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने यहां तक का अध्ययन कर लिया है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद हम वर्ड रूट या शब्दमूल का अध्ययन करेंगे। यह इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात शब्दमूल या वर्ड रूट का अध्ययन करेंगे। वर्ड रूट या शब्दमूल क्या होता है? वर्ड रूट या शब्दमूल क्या होता है या किसे कहते हैं? वर्ड रूट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्बनिक यौगिकों के लिए। यह किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वर्ड रूट या शब्दमूल किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को व्यक्त करता है। क्वेश्चन आता है कि वर्ड रूट किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को कैसे व्यक्त करता है? इसके लिए प्रत्येक संख्या के लिए एक कोड वर्ड दिया जाता है। जैसे यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन है तब इसके लिए लिखा जाता है मैथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन हो तब ऑक्ट, 9 कार्बन हो तब
नॉन, NONE 10 कार्बन हो तब डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, 20 कार्बन के लिए आइकोसा, 21 कार्बन के लिए अनआइकोसा, 22 कार्बन के लिए बाई आइकोसा, और यदि 30 कार्बन हो तब उसके लिए ट्राइकोंट का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, IUPAC नाम इंग्लिश में होते हैं और इन्हें इंग्लिश में लिखना आसान भी होता है। शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है लिखते समय, नाम याद करते समय, लेकिन इसके पश्चात हमें हमेशा काफी सरल लगता है। C40 इसके लिए टेट्रा कॉन्ट का प्रयोग करते हैं। यह वर्ड रूट का अध्ययन था। इसके पश्चात हम सफिक्स का अध्ययन करेंगे। सफिक्स या अनुलग्न, यह दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। क्वेश्चन आता है, अनुलग्न किसे कहते हैं? वे शब्द, आप इससे नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं, वे शब्द जो शब्द मूल के बाद में प्रयुक्त होते हैं या शब्द मूल के पीछे लगाए जाते हैं, अनुलग्न कहलाते हैं। वे शब्द जो शब्द मूल के पीछे लगाए जाते हैं या बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं, सफिक्स या अनुलग्न कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। यह मैं आपको सूत्र में ही बता चुका हूं। नंबर 1, प्राइमरी सफिक्स या प्राथमिक अनुलग्न। प्राइमरी सफिक्स या प्राथमिक अनुलग्न, ये सारे नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिए हैं, जिससे आपको अध्ययन में आसानी रहे। नंबर दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। यह द्वितीयक अनुलग्न कहलाता है। यह द्वितीयक अनुलग्न कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक सफिक्स किसे कहते हैं और द्वितीयक सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी का अध्ययन करेंगे, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। सबसे पहले प्राथमिक अनुलग्न या प्राइमरी
सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न या प्राइमरी सफिक्स। बे शब्द ये आपके लिए क्लियर नोट्स है। बे शब्द जो कार्बनिक यौगिकों की संतृप्तता या असंतृप्तता को व्यक्त करते हैं। बे शब्द जो कार्बनिक यौगिकों की संतृप्तता सैचुरेशन, असंतृप्तता अनसैचुरेशन, कार्बनिक यौगिकों की संतृप्तता सैचुरेशन व असंतृप्तता को व्यक्त करते हैं। व असंतृप्तता को व्यक्त करते हैं, प्राथमिक अनुलग्न कहलाते हैं। ये सामान्यतः 3 होते हैं। पहला एएनई, दूसरा ईएनई और तीसरा बाईएनई। एएनई सिंगल बॉन्ड या संतृप्तता को व्यक्त करता है। ईएनई डबल बॉन्ड के लिए व्यक्त करता है और बाईएनई ट्रिपल बॉन्ड के लिए व्यक्त करता है। ये दोनों कार्बनिक यौगिकों की असंतृप्तता को व्यक्त करते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्रमशः 2 बार हो या 3 बार हो, तब इन प्राइमरी सफिक्स के साथ 2 बार के लिए डाई का प्रयोग करते हैं और सफिक्स डाई इन हो जाता है डबल बॉन्ड के लिए, और 3 बार के लिए यह ट्राईन, 4 बार के लिए टेट्राइन हो जाता है। इसी प्रकार संख्या बढ़ती रहती है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार हो तब डाईआइन और ट्राईआइन हो जाता है। इसके पश्चात हम सेकेंडरी सफिक्स का अध्ययन करेंगे या द्वितीयक अनुलग्न। दूसरा है द्वितीयक अनुलग्न या सेकेंडरी सफिक्स। क्वेश्चन आता है सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं? तो कार्बनिक, वे शब्द जो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित, इसको यहां पे थोड़ी संक्षिप्त में लिख दिया है, वे शब्द जो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप को व्यक्त करते हैं। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप को व्यक्त करते हैं। समूह को व्यक्त करते हैं, जो क्रियात्मक समूह को व्यक्त करते हैं, द्वितीयक अनुलग्न कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है कि द्वितीयक अनुलग्न कौन कौन से हैं? तो यहां पर हम
कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं द्वितीयक अनुलग्न का और इनकी डिटेल स्टडी क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में करेंगे। जैसे क्रियात्मक समूह OH है, OH के लिए OL का प्रयोग किया जाता है। OH यानी एल्कोहल। यदि क्रियात्मक समूह एल्कोहल का लें जो कि OH है, इसके लिए द्वितीयक सफिक्स OL होता है। एल्डिहाइड के लिए CHO होता है। CHOAl द्वितीयक सफिक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH का द्वितीयक अनुलग्न ओइक एसिड होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने IUPAC सिस्टम की बैकबोन की स्टडी कर ली है। आपको ये चीजें आनी चाहिए, तभी आप IUPAC नामकरण आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन दोनों सफिक्स के लिए हम कैसे लिखते हैं। अब यह एक इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सरल है। प्राइमरी सफिक्स और द्वितीयक सफिक्स को जोड़ना। प्राथमिक अनुलग्न, संक्षिप्त में लिख रहा हूं, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न को जोड़ना। एडिशन ऑफ प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न को जोड़ना काफी सरल है। इससे आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हम जानते हैं प्राइमरी सफिक्स 3 होते हैं, ANE, ENE, BINE। इन तीनों में से हमें अंतिम शब्द E निकाल देना है और द्वितीयक अनुलग्न जोड़ देना है। द्वितीयक अनुलग्न जोड़ देना है। कोई एक द्वितीयक अनुलग्न इसमें से ले लें, एग्जाम्पल के लिए ऑल लिया है, तब इन का हो जाएगा इन ऑल, इन का हो जाएगा इनॉल, इन ऑल, आइन का हो जाएगा एन ऑल। इस तरह से यह सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स जुड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह IUPAC पद्धति के संपूर्ण नियम थे और अब इसके आधार पर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय हम एक सिंपल या एक सरल विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें 3 चरण होते हैं। ये तीनों चरण हम नामकरण की विधि के अंतर्गत स्टडी करेंगे। नामकरण की विधि या मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। नामकरण की विधि, सबसे पहली विधि इसमें है, जिस यौगिक का हमें नामकरण करना होता है उसमें हम सबसे लंबी सतत या कंटिन्यूअस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, जिसे हम जनक श्रृंखला या पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव। या सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसे हम
जनक श्रृंखला या पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। या जनक श्रृंखला का चुनाव। दूसरा होता है जनक श्रृंखला का अंकन या नंबरिंग। इसके कुछ नियम होते हैं जो कि हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण और एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते जाएंगे। जनक श्रृंखला का अंकन या नंबरिंग ये होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सिलेक्शन के बाद होती है नंबरिंग। या अंकन। और तीसरा होता है यौगिक के नाम की रचना। यौगिक के नाम की रचना या यौगिक का नाम लिखना। तो यौगिक का नाम उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम से मैंने आपको ये नाम लिखना बताया था, ये वर्णन किया था। जो वर्णन था P W P S विथ लोकेंट। लोकेंट और नाम के बीच में हाइफा का प्रयोग करते हैं। लोकेंट और नाम के बीच में हाइफा का प्रयोग करते हैं। वर्ड रूट के साथ लोकेंट का यूज नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, यह कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति थी। इसी के आधार पर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। आप इसको समझ लें, यह काफी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।